इंडियन इलेक्शंस में कास्ट सिस्टम का बहुत अहम रोल रहा है, लेकिन इंडियन स्टेट्स में जिस स्टेट में सबसे ज्यादा कास्ट का अमल दखल होता है इलेक्शंस में खास तौर पर वो बिहार है। बिहार एक ऐसी स्टेट है जहां की पॉलिटिक्स, जहां के इलेक्शंस, जहां के स्टेट इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस ये कास्ट की बुनियाद पर ड्राइव होते हैं। इसमें कास्ट सिस्टम का बड़ा अहम किरदार होता है। अब असल सवाल ये है कि बीजेपी ने फायदा उठाया 2014 और 19 में किस तरीके से बिहार में कास्ट सिस्टम का, हिंदुत्व के साथ साथ कास्ट सिस्टम का कामयाब रही। क्या इस मर्तबा 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी बिहार से, जिसको अब की बार एक तरह की स्विंग स्टेट कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है स्विंग स्टेट, क्या है बिहार की अहमियत 40 सीट्स की जो लोकसभा में बिहार की हैं, आज इसको जानने समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें ताकि हम फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्टोरिकल एविडेंसेस और डेटा पर मबनी वीलॉग्स पेश करने का सिलसिला बेहतर से बेहतर बनाए रखें। बीजेपी दावा कर रही है, मोदी दावा कर रहे हैं अब की बार 400 के पार, लेकिन ये दावा किस हद तक मुमकिन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसके लिए मोदी को साउथ इंडिया के अंदर भी, साउथ इंडियन स्टेट्स के अंदर भी सीट्स भारी तादाद में लेनी पड़ेंगी। लेकिन जो ऐसी सीट्स हैं, जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की ऐसी सीट्स हैं जहां पर बीजेपी 2019 में भरपूर तरीके से कामयाब हुई थी, असल सवाल है कि क्या इस मर्तबा वो सस्टेन रख पाएगी। और बिहार इस हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करने जा रहा है 2024 के इलेक्शंस में। अभी बिहार में क्या होने जा रहा है, वहां कास्ट की क्या सूरत हाल है, प्रेजेंट क्या वहां चल रहा है, करंट क्या वहां सूरत हाल चल रही है। इससे पहले अगर हम देख लें कि 2014 और 19 में क्या सूरत हाल थी, तो हम जरा बेहतर तरीके से डिकोड कर पाएंगे बिहार की पॉलिटिक्स को कि अब की मर्तबा बिहार की ये 40 सीटें क्या इंपैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। 2019 की हम बात करें, यानी 5 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे, तो इसमें जो बीजेपी थी और बीजेपी का जो अलायंस था एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसने 40 में से 39 सीटें हासिल कर ली थी बिहार की, यानी एक लिहाज से स्वीप ही कर दिया था, क्लीन स्वीप कर दिया था बिहार को। और एनडीए के अंदर बीजेपी ने अपने दम पर 17 सीटें और जनता दल यूनाइटेड ने नीतीश कुमार की 16 सीटें, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, ये उपेंद्र कुमार सिंह की पार्टी है, ये 6 सीटें ली थी। यूएनडीए 39 सीटें लेने में कामयाब हो गई थी 2019 में। और यहां पर जो बाकी बड़ी रीजनल पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जिसे रजत भी कहा जाता है, वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी बुरे तरीके से नाकाम हुई, कोई सीट भी नहीं ले पाई। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट ले पाई। इतना यानी भारी स्वीप कर दिया स्टेट को एनडीए ने, बीजेपी ने। 2014 में भी लगभग सूरत हाल इस तरह की थी। 2014 में एक फर्क यह था कि जीडीयू जो है नीतीश कुमार का, वो अलग था, वो एनडीए का हिस्सा नहीं था। इसके बावजूद 2014 में भी जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है 31 सीटें लेने में कामयाब हो गया था। इसमें बीजेपी की 22 सीटें, एलजेपी की 6 सीटें, आरएलएसपी की 3 सीटें थी। यूं मिलाकर ये 31 सीटों पर कामयाब हुआ बीजेपी हेड अलायंस। और जो यूपीए था, कांग्रेस का जो अलायंस था, ये 7 सीटें सिर्फ ले पाया था। कांग्रेस ने 2 सीटें, राष्ट्रीय जनता दल ने 2 सीटें और एनसीपी ने, नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट ली थी। जीडी जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है नीतीश कुमार की, ये 38 सीटों पर खड़ी थी अपने दम पर अलग से, लेकिन सिर्फ 2 सीटें लेने में 2014 में कामयाब हुई थी। अब की बार सूरत हाल क्या है? अब की बार कास्ट जो सिस्टम है, वो बिहार में ज्यादा अहम किरदार अदा करने वाला है। और ये कास्ट सिस्टम किस तरीके से फायदा दे रहा है नीतीश कुमार की बजाय जो लालू प्रसाद यादव है, उनकी पार्टी को, तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, तेजस्वी यादव को किस तरह फायदा हो रहा है इस कास्ट सिस्टम का, ये हम देखते हैं, समझते हैं। उससे पहले हम देख लें कि इन इंतखाबात में 2024 के जो एनडीए है उसने किस तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन की है।
तो एनडीए का जो अलायंस है इस मरतबा बिहार की 40 सीटों पर बिहार की, इसमें एनडीए में से बीजेपी बिहार की 17 सीटें लड़ी है। जेडी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर भी हैं बिहार के और अभी कुछ अर्सा पहले ही शामिल हुए हैं इंडिया अलायंस छोड़कर एनडीए में, ये 16 सीटों पर है। एलजीपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की, जो राम विलास पासवान के बेटे हैं, ये 5 सीटों पर, और जितन राम मांझी की जो पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर, उपेंद्र कुमार सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ये भी 1 सीट पर। तो इस तरह 40 सीटों पर जो है वो ये एनडीए का अलायंस है। मेन यानी 17 बीजेपी और 16 जनता दल यूनाइटेड की। जो इंडिया अलायंस है इसने कुछ इस तरह बिहार में डिस्ट्रीब्यूट किया है, सीट एडजस्टमेंट की है। इसमें जो राष्ट्रीय जनता दल है जिसको तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं और बहुत वहां कामयाब जलसे कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर क्राउड पुल कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने इंडिया अलायंस में से 40 में से 26 सीटें अपने पास रखी हैं। कांग्रेस को 9 सीटें दी गई हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट 3 सीटें, 1 सीट कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया को और 1 सीट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओइस्ट पार्टी को दी गई है। 1 सीट पर जो पूर्णिया की सीट है यहां पर एक छोटी सी फाइट है। यहां पर जो राष्ट्रीय जनता दल है वो अपने उम्मीदवार को उसने उतार दिया है, जबकि कांग्रेस यहां से पप्पू यादव जो इस सीट पर ये और उनकी बीवी यहां से कामयाब भी होते रहे हैं और इस इलाके में इनका असर रसूख है, पप्पू यादव को कांग्रेस यहां से उतारना चाहती है। इस सीट पर एक इशू रहेगा। बहरहाल 39 सीट्स पर जो राष्ट्रीय जनता दल है और कांग्रेस पार्टी है और लेफ्ट की पार्टीज है इनका आपस में अलायंस हो चुका है। अब कास्ट सिस्टम इस सारे मामले में बिहार की 40 सीट्स पर क्यों अहम किरदार अदा करने जा रहा है? कास्ट सिस्टम हमेशा से बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत अहम रहा है। इस मरतबा ये अहम इसलिए भी हो गया है कि पिछले साल अक्टूबर में जो नीतीश कुमार हैं चीफ मिनिस्टर बिहार के, तब वो इंडिया अलायंस का हिस्सा थे। इन्होंने वहां कास्ट सर्वे करवाया और कास्ट सर्वे जो है वो रिवील कर दिया। कास्ट सर्वे के नतीजे जो हैं, रिजल्ट जो है वो सामने आ गए और रिजल्ट्स जो है उन्होंने वाजे कर दिया कि बिहार में कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। जैसे ये कास्ट सिस्टम जो अक्टूबर 2024 में जारी किया गया, इसके मुताबिक जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है यानी ईबीसी है ये 36% है, 36% है। और इस जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है इसके अंडर यानी इसके तहत 113 बाकी कास्ट आती हैं। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है ओबीसी जिनको कहा जाता है ये 27.12% है। अब ये ओबीसी वो होते हैं जो वरना की 3 ऊपर की जातें होती हैं, कास्ट होती हैं ऊपर की 3, उनके और जो नीचे दिलत्स होती हैं जिनको ऑफिशियल नेम शेड्यूल कास्ट है, उनके दरमियान की जो कास्ट होती हैं उनको अदर बैकवर्ड क्लास कहा जाता है। इनकी तादाद 27% से ज्यादा है। जो शेड्यूल कास्ट है यानी जो दिलत्स का ऑफिशियल नेम है शेड्यूल कास्ट, दिलत्स जो है वो 19% के लगभग हैं। जो शेड्यूल ट्राइब हैं ये 1.6% के लगभग हैं और बाकी जो जनरल कास्ट हैं वो 15% के लगभग हैं। जनरल कास्ट में ब्राह्मण्स हैं, राजपूत हैं, भूमियार हैं, कास्तियां हैं, ये जनरल कास्ट हैं। तो इन अदद-ओ-शुमार से साबित हो रहा है कि जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं यानी ओबीसीज हैं और जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं यानी ओबीसीज 27% और ईबीसीज 36%, ये मिलाकर 63% से ज्यादा बन रहे हैं। मिलाकर यहां से आप फर्क और असर देख ले। ये असर किस तरह पड़ेगा, इसको किस तरह तेजस्वी यादव जो है राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के जिनका कांग्रेस के साथ अलायंस है, किस तरह फायदा उठाएंगे? वो फायदा उठाएंगे इस तरीके से कि जो यादव्स हैं वो अपने दम पर 14% हैं। यानी यूं तेजस्वी यादव को फायदा हो रहा है कि यादव जो हैं जिनकी 7 सब कास्ट हैं वो 14% जो है वो हैं। और यहां पर यह बात भी बड़ी अहम है कि जो ये अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं या ईबीसीज हैं, इनमें जो ज्यादा काम है, ज्यादा पॉपुलैरिटी रही है वो लालू प्रसाद यादव की रही है, जो तेजस्वी यादव के फादर हैं। उनका बहुत ज्यादा यहां पर काम था। लेकिन 2005 के बाद नीतीश कुमार ने भी, जिनका अपना कुर्मी कास्ट है, कुर्मी कास्ट की वैसे तो तादाद जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन कुर्मी कास्ट यानी 2.8% है, सिर्फ कुर्मी का 2.87% है। लेकिन नीतीश कुमार ने
2005 के बाद ऐसी पॉलिसीज बनाकर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास को भी अपने साथ मिलाया है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की है, जिस वजह से यही वजह है कि नीतीश कुमार वहां पर एक पलटू राह मशहूर हैं। यानी जो पार्टीज बदलते रहते हैं, कुछ नहीं पता होता कि कब एनडीए में हो, कब इंडिया अलायंस का हिस्सा हो, कब कांग्रेस के साथ चले जाएं, कब मोदी के खिलाफ हो जाएं। आजकल मोदी के साथ है, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार इसलिए बिहार में अहम रहे हैं कि पलटू राम होने के बावजूद कि उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी अपने साथ लाने की कोशिश की है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को भी अपने साथ लाने की कोशिश की है। और उसके साथ जो मुस्लिम वोट है बिहार का, अगर ये इसी हम देखें जो ये सेंसस हुआ है, इसके मुताबिक हिंदूज जो हैं वो 81% प्लस है और मुस्लिम्स जो हैं वो 17% प्लस है। ये जो मुस्लिम वोट है ये बुनियादी तौर पर जो राष्ट्रीय जनता दल है लालू प्रसाद यादव की या उनके बेटे तेजस्वी यादव की, इसके साथ जाता है। लेकिन नीतीश कुमार ने इस मुस्लिम वोट को भी हासिल करने के लिए काफी वहां पर एफर्ट की है। यूं मुस्लिम वोट की अक्सरियत तो हम कह सकते हैं कि वो आरजेडी के साथ जाएगी, राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाएगी, तेजस्वी यादव के साथ जाएगी, लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो मुस्लिम वोट्स का जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के साथ भी जा सकता है, जो एनडीए का हिस्सा है। अब यहां पर क्या सूरत हाल बन सकती है, क्या सूरत हाल बनने जा रही है, इसमें सबसे अहम बात तो यह कि मोदी वेव जो है, जिसे मोदी वेव कहा जाता है, उसका अगर उसकी बुनियाद पर वोटिंग हुई तो कोई शक नहीं है कि बिहार की 40 में से अक्सर सीटें एक मरतबा फिर ये एनडीए अलायंस ही जीत जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड जीत जाएगा। लेकिन अगर कास्ट फैक्टर बोला, अगर कास्ट फैक्टर ने अपना असर दिखाया, जो दिखाता है बिहार की पॉलिटिक्स में, तो फिर तेजस्वी यादव बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तेजस्वी यादव का चूंकि अभी हम देखें बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर कामयाब रैलीज वो कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ भी, अपने दम पर भी। और तेजस्वी यादव जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे नीतीश कुमार के, जब इनका आपस में था तो तेजस्वी यादव का दावा है कि उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरियां दी थी बिहार के, 5 लाख से ज्यादा। तो अब तेजस्वी यादव अगर अदर बैकवर्ड कास्ट जो हैं या एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो हैं या जो मुस्लिम 17% हैं, इनको बड़े पैमाने पर अपने साथ शामिल करते हैं तो फिर ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। शायद अब की बार एनडीए 40 में से 39 सीट्स ना ले पाए। जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, कांग्रेस पार्टी वीक है, बल्कि कहा भी जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को जो सीट्स दी गई हैं अभी इस इंडिया अलायंस में, कांग्रेस पार्टी को जो 9 सीटें दी गई हैं, ये इनमें से कई सीट्स ऐसी हैं कि जहां पर कांग्रेस के लिए जीतना मुश्किल होगा। तो यहां पर असल मुकाबला तेजस्वी यादव का यानी लालू प्रसाद यादव के बेटे का, आरजेडी का वर्सेस मोदी वेव का होगा। नीतीश कुमार यहां पर उस तरीके से अब मकबूल इसलिए भी नहीं है कि पलटू राम आए रोज पार्टियां बदलना, एक दिन मोदी के खिलाफ बातें करना, दूसरे दिन मोदी के साथ शामिल हो जाना। तो जो बिहार का यंग वोटर है, नौजवान वोटर है, पढ़ा लिखा वोटर है, वो जारी बात है नीतीश कुमार की इस पॉलिटिक्स को वो नापसंद करेगा और नीतीश कुमार के खिलाफ भारी तादाद में वोट पड़ सकता है। यहां पर सवाल आखिरी में अहम सवाल ये कि मोदी को नीतीश कुमार के साथ इत्तेहाद करने की जरूरत क्यों पड़ी, जनता दल यूनाइटेड के साथ इत्तेहाद करने की जरूरत क्यों पड़ी, जिनके खिलाफ मोदी, अमित शाह, बीजेपी के लीडर्स बयान देते थे कुछ भी हो जाए हम नीतीश कुमार के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। असल में ये इत्तेहाद करने की अलायंस करने की 2 बड़ी वजह, एक बड़ी वजह ये कि इंडिया अलायंस को वीक किया जाए, क्योंकि इंडिया अलायंस बनाने में नीतीश कुमार ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। एक तो ये ऑप्टिक्स दी जाए कि इंडिया अलायंस वीक है, और दूसरा बिहार की पॉलिटिक्स को समझते हुए कि यहां पर कास्ट सिस्टम बहुत मजबूत है। बीजेपी जानती है, मोदी जानते हैं, जितनी मर्जी लहर हो, जब तक यहां पर कास्ट सिस्टम के तहत नहीं चला जाएगा, कास्ट को जेन में रखकर सीटें नहीं दी जाएंगी, तब तक यहां पर बिहार में मेजॉरिटी लेना मुमकिन नहीं होता। जिस तरह हमने 2019 के नतीजे से समझा कि नीतीश कुमार को साथ मिलाकर बीजेपी ने, एनडीए ने 39 सीटें ली थी। तो ये इस कास्ट फैक्टर को जो बीजेपी अपने साथ अदर बैकवर्ड कास्ट को, कुर्मी कास्ट को, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट को शामिल करना चाहती है नीतीश कुमार की वजह से। नीतीश कुमार का चूंकि इनमें कुछ पॉकेट्स में हमायत है,
ये असल में बीजेपी ने इसलिए इत्तेहाद किया है कि बिहार के अंदर ऐसी जातों का भी हमें वोट मिल जाए, ब्राह्मण वोट, राजपूत वोट, वो तो पहले ही बीजेपी का माना जाता है, लेकिन नीतीश कुमार से इत्तेहाद का मकसद यही है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का वोट भी अपने साथ शामिल किया जाए। क्या ये कोशिश नाकाम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? बहुत टफ इस मरतबा ये सूरत हाल है, क्योंकि तेजस्वी यादव बहुत, जो वहां के गैर जानिबदार सोर्सेज हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव बहुत टफ टाइम दे रहे हैं इस मरतबा एनडीए अलायंस को। तेजस्वी यादव जिस तरीके से बड़े पैमाने पर क्राउड पुल कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, इस मरतबा बीजेपी के लिए ये इतना, एनडीए के लिए इतना आसान नहीं होगा कि 40 में से वो दोबारा 39 या इवन 30 भी क्रॉस कर पाए। देखना होगा कि 40 में से 20 से नीचे रहती है एनडीए या नहीं रहती। इसमें आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इन सब का भी बिहार में हमें देखना पड़ेगा, जिस तरीके से वो क्राउड पुल करते हैं। खास तौर पर बिहार इसलिए भी अहम है कि यहाँ 7 जो फेजेस है, इन 7 के 7 फेजेस में बिहार में वोटिंग होनी है, यानी 40 सीटों पे जो बिहार की वोटिंग होनी है, ये 7 फेजेस के दौरान होनी है। 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक 7 फेजेस जो है बहुत अहम है। तो हमारी नजर बनी रहेगी इंडिया के इलेक्शंस पर। आज हमने बिहार के हवाले से वीलॉग किया। उम्मीद करता हूं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।